अब यार इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक्चुअली में क्वेश्चन जिस टॉपिक पे पूछा गया है और आपसे जिस चीज़ की नॉलेज चाहता है उसका उन्होंने नाम ही मेंशन नहीं किया है। उसका नाम मैं बताता हूँ, उसका नाम है हीट बजट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की सबसे मजे की बात बताता हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट वर्बेटिज्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, और ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन के आने के बाद मैं आपको 2 महीने पहले कराया हुआ एक नहीं 7 क्वेश्चन दिखाऊंगा, 7 क्वेश्चन। और आपकी जिम्मेदारी यह रहेगी कि आप उन 7 क्वेश्चन को अभी के अभी जाके देखोगे, ताकि इसलिए नहीं कि आप ये देख पाओ कि मैंने आपको पढ़ाया था, मैं चेस्ट थंपिंग कर लूं। आप ये सीख पाओ कि अगर आपने भी पहले हीट बजट पे ये 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए होते, मात्र ये क्वेश्चन हलवा था, आप देख के आंसर मार्क करते। चलो मैं दिखाता हूं। तो स्टेटमेंट 1 बोलता है कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये क्या होता है? अरे भैया, यही तो होती है सोलर रेडिएशन और हीट बजट, जहां पे 100 यूनिट्स सोलर रेडिएशन आती है। फिर क्या देखा था? कुछ डायरेक्ट स्पेस में चली जाती है 35, 15 हीट ट्रैप हो जाती है, 50 यूनिट अर्थ पे आती है। इस 50 यूनिट में से 5 यूनिट कंडक्शन कन्वेक्शन के थ्रू, 25 यूनिट इवेपोट्रांसपिरेशन के थ्रू, 8 यूनिट चिपक जाती है जीएचजी में। ये सारी चीजें देखी थी बस। तो आपने अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होता मेरे दोस्त, और आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए होते। कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? अभी दिखाता हूं। यूपीएससी एनडीए 2021 के इस क्वेश्चन को देखो। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? शॉर्ट वेव, रिफ्लेक्टेड, लॉन्ग वेव, स्कैटर्ड। आंसर इज लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या दिया हुआ है यहां पे? उल्टा दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड नॉट बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। बस। हाँ, ये क्वेश्चन कहां मिलेगा? जैसा मैंने बताया, अभी के अभी यूट्यूब पे जाना, दूसरे चैनल पे मैंने आपको पीवाईक्यूज करवाए हुए हैं, इस चैनल पे नहीं मिलेंगे। तो यूट्यूब पे सिर्फ डालो हीट बजट, ठीक है, और मेरा नाम श्री लड्ढा, SHREELADDHA, ठीक है। इन दोनों चीजों को डालो, आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। और नहीं तो श्री लड्ढा नाम के यूट्यूब चैनल से आप जुड़ो, उस पे आपको ये टॉपिक स्पेसिफिकली 2 महीने पहले का मिल जाएगा, जाके खुद ब खुद देख लो। और रही बात दूसरे ऑप्शन की, तो ये तो बच्चा भी कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। साफ तौर पे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यहां पे 20 यूनिट में से 8 यूनिट एब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैस सामने समझाया हुआ है। ये भी नहीं कर पाओगे क्या? खुद सोच के देखो। टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन करो, हीट बजट डाल दो, पता चल जाएगा मैंने कौन सी तारीख को पढ़ाया था। ये होती है लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अब अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को मैं जिस तरीके से सॉल्व करवाऊंगा वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, और अगर उस तरीके को आपने सीख लिया, फ्यूचर में न जाने ऐसे कितने इकोनॉमी के क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटर को समझ भी नहीं आएंगे, आप एक बार में उसको सॉल्व करके आगे निकल जाओगे। बहुत ध्यान से सुनना, आज एक बहुत बड़ी सीख देने वाला हूं मैं। दिस क्वेश्चन वाज इजी। सिर्फ कॉमन सेंस और बेसिक नॉलेज से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, गवर्नमेंट डेट और गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट डेट और गवर्नमेंट बॉन्ड को लेके कुछ बातें हमें बता रहा है। कॉमन सेंस लगाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद लेंगे। समझो, आप सबने क्रेडिट रेटिंग के बारे में जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा? मैंने ही पढ़ाया है। अभी के अभी जाके क्रेडिट रेटिंग बुद्धि आईएएस टाइप करना, दिख जाएगा जो भी नए स्टूडेंट है। क्रेडिट रेटिंग में आपने सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग के बारे में भी पढ़ा होगा। क्यों नहीं पढ़ा? मैंने ही पढ़ा है, पढ़ो जाके क्रेडिट रेटिंग के वीडियो में। अब मुझे एक बात बताओ कि हर देश, अरे सॉवरिन मतलब देश होता है ना, सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग का क्या मतलब है?
सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग जिस भी देश की ज्यादा होती है, हम ये बोल पाते हैं कि ये देश के डूबने के चांसेस बिल्कुल कम है। जितनी बेटर क्रेडिट रेटिंग उतने डूबने के चांसेस कम। जितनी ज्यादा क्रेडिट रेटिंग होती है किसी भी देश की, उतने ही ज्यादा निवेशक या इन्वेस्टर उस देश में आते हैं और निवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो देश डूबेगा नहीं, पेमेंट देने में डिफॉल्ट नहीं करेगा, पैसे वापस करने में, इसलिए उसमें निवेश करते हैं। निवेश करते हैं मतलब क्या निवेश करते हैं? अरे आपने सुना होगा ना कि जिस देश की क्रेडिट रेटिंग बहुत ज्यादा होती है, निवेशक उस देश के बॉन्ड्स को खरीद लेते हैं, उनकी सरकार के द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स को, जिसे हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं। पढ़ा है हमने। अब ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ये क्या सिर्फ भारत की सरकार ही इशू करती है क्या? अरे पूरे विश्व में जितने देश हैं सब इशू करती हैं, सारी सरकारें, सब भूखे नंगे, सबको पैसे चाहिए, समझ रहे हो? बस अब एक चीज समझने की कोशिश करो बहुत ध्यान से, एकदम ट्रिकी। अगर इन्वेस्टर गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रहा है, मतलब पैसे देके खरीद रहा है ना, कि कुछ साल बाद मुझे मुनाफा होगा जब मैं वापस इस बॉन्ड को बेचूंगा सरकार को, तो इन्वेस्टर उस देश की क्रेडिट रेटिंग क्यों देखता है? मतलब कि यह सोचो कि अगर उस इन्वेस्टर को गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ साथ ये अश्योरिटी मिल रही है कि सरकार अगर डूबती भी है तो उसने एवज में पीछे गोल्ड खरीद रखा है या सिल्वर खरीद रखा है, तो अगर सरकार के पास पैसे खत्म हो गए आज से 50 साल बाद, क्योंकि इस गवर्नमेंट बॉन्ड की मैच्योरिटी 50 साल है, मान लो नहीं होती, मान लो, तो ये इन्वेस्टर जब 50 साल बाद सरकार के पास जाएगा कि भूखी नंगी सरकार मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, तो सरकार बोलेगी हम तो भूखे नंगे हो गए। तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, तुमने जो ये गोल्ड और सिल्वर अटैच कर रखा था इस बॉन्ड से, मैं उसे बेच के अपने पैसे उगा लूंगा। मगर अगर ये गोल्ड और सिल्वर से गवर्नमेंट के बॉन्ड अटैच होते तो फिर वो क्रेडिट रेटिंग देखता ही क्यों? फिर उसको क्रेडिट रेटिंग से क्या मतलब? भले जीरो हो क्रेडिट रेटिंग, क्योंकि उसका पैसा तो सेफ है ना, वो तो जब चाहेगा गोल्ड और सिल्वर को बेच के पैसा निकाल लेगा अपना। मगर वही तो नहीं होता, इसीलिए तो क्रेडिट रेटिंग देखी जाती है। मतलब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो क्रेडिट रेटिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूएसए अगर डिफॉल्ट कर जाता है उसकी डेट में, मतलब यहां पे यूएस की सरकार है मानो, ठीक है, यूएस की सरकार ने एक इन्वेस्टर को बॉन्ड दे दिए, बॉन्ड देने के उससे पैसे ले लिए और डिफॉल्ट कर गए 50 साल बाद कि भैया हम तो गए, डूब गए, हमारे पास पैसे नहीं तुमको देने के लिए। अब इन्वेस्टर क्या करेगा? अब इन्वेस्टर कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए जब इन्वेस्टर पैसे देता है ना, तो उसकी क्रेडिट रेटिंग जान लेता है कि भैया यूएस की सरकार है, वो कभी नहीं डूबेगी, ठीक है। तो हमें यहां से समझ में आता है कि क्रेडिट रेटिंग इसलिए देखता है वो, क्यों देखी उसने? क्योंकि अगर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड होल्डर पैसे लेने गया और सरकार ने मना कर दिया कि भैया हम तो एबल ही नहीं है तुमको पैसे देने के लिए, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। यही बात लिखी है, इफ द यूएसए वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम टू रिसीव पेमेंट। वो कुछ नहीं कर सकता, गया। स्टेटमेंट 2 पढ़ो कि यूएसए की जो गवर्नमेंट डेट है वो किसी से बैक थोड़ी होती है, हार्ड असेट से, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ फेथ होता है वो सरकार पे। अरे फेथ कुछ नहीं होता है, क्रेडिट रेटिंग होती है, इज्जत होती है मार्केट में, ठीक है। तो इतने टाइम से पढ़ा के इज्जत बनाई है, समझ रहे हो, उसकी वैल्यू होती है, इसलिए आदमी उसमें निवेश करता है। इसलिए आप अपना टाइम मुझ में निवेश करते हो कि ये कुछ ढंग का समझाएगा, वरना थोड़ी करते हैं अपना टाइम इन्वेस्ट। टाइम इज मनी, समझ रहे हो। तो क्या समझ में आया? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। अब कॉमन सेंस लगाओ यार कि यूएसए की गवर्नमेंट डेट जो है वो किसी हार्ड असेट से बैक्ड नहीं है। अब किसी हार्ड असेट से बैक्ड नहीं है, इसीलिए तो इन्वेस्टर क्लेम नहीं कर पाएगा ना कि मेरा बॉन्ड तुम डुबा नहीं सकते, मुझे तो हार्ड असेट बेच के पैसे दो, कुछ है ही नहीं, किस पे क्लेम करेगा? तो स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। यार मुद्दा ये नहीं है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर करवाऊं, मुद्दा ये है कि उस छुपी हुई चीज को पकड़ने की कोशिश करो जो कोई देख नहीं पा रहा है। देखने की कोशिश करो कि क्रेडिट रेटिंग पे यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है,
ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, पूरी दुनिया जानती है। मुद्दा ये है कि उसका यूज कौन कर पा रहा है, उसको इस तरीके से समझ कौन पा रहा है जो कोई और नहीं समझ पा रहा। ये सीखो। आपको एक और नई चीज सिखाता हूं। हर क्वेश्चन को देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, बट देयर इज वन मोर पर्सपेक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो इस कॉमन सेंस और बेसिक नॉलेज से एक स्टेप आगे। इस क्वेश्चन को अब एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करना। जो चश्मा मैंने आपको पहनाया था उसको उतार के, मतलब कि जो समझाया था उसको हटा के। क्या आप ये बात जानते हो, अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो जानती होगा ऑफ कोर्स, 2020 में यूएस ने लगभग कोविड पेंडेमिक से उभरने के लिए $3 ट्रिलियन मनी छाप दिया था। $3 ट्रिलियन इन अ सिंगल ईयर। अब आप मेरे को एक बात ये बताओ कि अगर मैं स्टेटमेंट 2 को सही मान लेता हूं कि यूएस गवर्नमेंट की जो डेट है वो बैक्ड है किसी हार्ड एसेट से, क्या आपको लगता है कि इतने पैसे छापने के लिए वो इतनी जल्दी किसी हार्ड एसेट को बना पाते? क्योंकि अगर उन्हें इतनी गवर्नमेंट डेट लेनी है $3 ट्रिलियन की, और अगर उनकी डेट बैक्ड होती हार्ड एसेट से, तो उनको हार्ड एसेट भी बनाना पड़ता पीछे। तो इतना पैसा मार्केट में ला पाते क्या, छाप पाते क्या? जवाब है नहीं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू भी ये चीज तो कंफर्म कर देता है कि स्टेटमेंट 2 तो हमारा सही है, दुनिया की ताकत इधर से उधर हो जाए, मगर स्टेटमेंट 2 को दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती। पहली चीज। एक और चीज समझाता हूं, एक और पर्सपेक्टिव। देखो, स्टेटमेंट 1 को ना कई सारे स्टूडेंट ने इस तरीके से भी परसीव किया होगा, और वो भी कोई गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। उन्होंने ये भी परसीव किया होगा कि भले ही यूएस डूब जाए, मगर उसके बाद भी जो इन्वेस्टर है वो अपना राइट तो क्लेम कर ही सकता है ना पेमेंट रिसीव करने का, क्यों नहीं कर सकता? बट खैर, हमने जो पहला पर्सपेक्टिव लिया उसी के हिसाब से हम चलेंगे, ए वाले ऑप्शन पे स्टिक करेंगे। बट मेरा काम था आपको समझाने का कि कैसे एक ही क्वेश्चन के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। जो सेकंड पर्सपेक्टिव है उसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, मगर इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने पहले आपको ये एलैबोरेटली समझाया। बट यस, दोनों ही चीजों में क्रेडिट रेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट में नहीं लाएंगे। और अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जिस क्वेश्चन ने हर स्टूडेंट की नींद उड़ा दी कि यार ये क्वेश्चन पूछा तो पूछा कहां से, हमारे जज्बात बदल दिए। पॉली फ्लूरो अल्काइल सब्सटेंसेस, राइट? आप में से मेजॉरिटी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत टफ लगा होगा, है ना? और इसके ऑप्शन पढ़ के तो और भी ज्यादा कि PFAS कहाँ कहाँ पे मिलता है, फूड पैकेजिंग मटेरियल में, ड्रिंकिंग वाटर में। PFAS जो होता है वो इजीली डिग्रेडेबल नहीं होता है एनवायरनमेंट में। अगर परसिस्टेंट एक्सपोजर रहे तो बायो एक्यूमुलेशन हो सकता है एनिमल बॉडीज में। ऐसे कुछ ऑप्शंस बना के दिए। चलो, अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या इस टॉपिक को वर्बेटिज्म 1, 2 और 3 एग्जैक्ट लाइंस, एग्जैक्ट हमने पहले पढ़ी थी। कैसे? क्या मुझे सपना आया? नहीं। ये जो क्वेश्चन है ये इंडियन एक्सप्रेस से उठाया हुआ है। अब मैं आपको डेट वाइज दिखाता हूं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जो पिक पोस्ट की जाती है उसकी डेट ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूं, उसकी डेट कोई नहीं बदल सकता। टेलीग्राम पे मैं डेट के साथ दिखाता हूं कि इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस ने कब पब्लिश किया था, और वर्बेटिज्म मैंने आपको पॉइंट्स बना के दिए थे PFAS पे। सिर्फ वो 6 पॉइंट पढ़ लिए होते, इस क्वेश्चन को देखते ही मार्क कर देते। तो देखो दोस्तों, ये अगर आपको डेट दिख रही होगी, आई होप सो, 2 जुलाई 2023, राइट? बुद्धि आईएएस एकेडमी चैनल पे जाना, 2 जुलाई 2023, या फिर सिर्फ PFAS टाइप कर देना, है ना? सर्च करना तो आता ही होगा टेलीग्राम पे, यहां से करते हैं। जैसे ही आप इसको खोलोगे आपको यहां पे पॉलीफ्लूरो सब्सटेंस दिख जाएगा, जिसे फॉरएवर केमिकल्स भी कहते हैं। A to Z आपको चीजें दिख जाएंगी जो यहां पे मेंशन है। बस आपका काम खत्म। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सीख सको। उन दिनों 2 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आए थे। एक था एक्सपोसैट मिशन, जिसको हमने यहां पढ़ा था, हो सकता है इस साल ये भी क्वेश्चन आ जाता। एक टॉपिक चल रहा था लिडार, और एक टॉपिक चल रहा था PFAS, पॉलीफ्लूरो अल्काइल सब्सटेंस, मतलब कि फॉरएवर केमिकल्स। ये टॉपिक चल रहे थे जुलाई मंथ में 2023 में इंडियन एक्सप्रेस। वर्बेटिज्म क्वेश्चन यहां से उठाया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
जिस तरीके से नोट्स प्रोवाइड किए थे एज इट इज वर्बैटिज्म क्वेश्चन आया है। पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर नोट्स दिखाऊंगा, नोट्स पढ़ाऊंगा, एग्जैक्ट वर्बैटिज्म दिख जाए ऑप्शन मार्क करना और चुपचाप आगे बढ़ जाना। देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है डिजिटल रुपी पे। क्या होता है डिजिटल रुपी? किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को बताने की जरूरत पड़नी चाहिए क्या? नहीं। सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी जो है उसे ये डिजिटल रुपी बोल रहा है, हर कोई जानता है। चलो आगे बढ़ो। सेंट्रल बैंक मतलब देश की, इसलिए सॉवरिन करेंसी है ना, देश की करेंसी। कौन इशू कर रहा है? सेंट्रल बैंक, तो आरबीआई। इन अलाइनमेंट विथ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, कहने की बात है क्या? नॉन अलाइनमेंट के साथ थोड़ी करेगा, अलाइन करके ही करेगा ना मॉनेटरी पॉलिसी। कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, कॉमन सेंस। चलो आगे बढ़ो। इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। देखो मान लो बस इतना तो मेरी बात का वजन है, ठीक है। आरबीआई की बैलेंस शीट पे मल्टीपल क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। ये इतना बेसिक पॉइंट है कि आरबीआई की लाइबिलिटी होती है या नहीं। गवर्नर के साइन होते हैं कि नहीं नोट के नीचे, पता है ना, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर दिस मच अमाउंट। एक बार तो मैं गवर्नर साहब के पास चला भी गया था जस्ट टू बी ऑन अ फनियर साइड। लाइबिलिटी होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है, कॉमन सेंस। इसी के साथ अच्छा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता है ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डिजिटल फॉर्म में है वो करेंसी, फिजिकल फॉर्म में नहीं, जैसे नोट और सिक्के लेके घूमते हो आप। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। अच्छा, अपनी जेब में जो करेंसी लेके बैठे हो वो क्या इंश्योर्ड है इन्फ्लेशन से? मतलब जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतने नोट बढ़ते जाते हैं क्या तुम्हारी जेब में? तो जब वो नहीं बढ़ते तो ये जो डिजिटल करेंसी आ रही है इसके कैसे बढ़ जाएंगे? क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है ना उसको ये बात पता होता है कि जो डिजिटल करेंसी है ये सिर्फ और कुछ नहीं है, फिजिकल फॉर्म का ही डिजिटल वर्जन है। तो जब फिजिकल फॉर्म में नहीं बढ़ती है तो डिजिटल फॉर्म में कैसे बढ़ेगी? कॉमन सेंस की बात है यार, है ना। तो ये इंश्योर्ड है? नहीं है। तो 1 और 2 तक तो ठीक था, 1 2 सही है। इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। फिर से वही वाली बात, अरे भैया ये जो डिजिटल करेंसी है ये फिजिकल करेंसी का सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट है, तो ये एक्सचेंज होती है क्या? तो फिजिकल के साथ जो जो चीजें होती हैं वो कन्वर्टिबल है तो डिजिटल भी कन्वर्टिबल होगी, कॉमन सेंस। फोर्थ ऑप्शन भी सही है, 1 2 एंड 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। देखो तरीका सीखो, तरीका। क्वेश्चन के आंसर रटवाने नहीं आया हूं मैं तो समझाने के लिए बैठता हूं यहाँ पे। तो कैसे पढ़ते हैं और कहां पर पढ़ते हैं हम इसको? जब हम क्रिप्टो करेंसी को पढ़ते हैं, है ना। सब तो नहीं बताऊंगा क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ट्रेडिशनल, डिजिटल, है ना, ये सारी बातें नहीं बताऊंगा मैं तो मुद्दे की बात पे आऊंगा सीधे, जो क्वेश्चन पूछा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, एक्सचेंजेबल है 1 to 1 विथ फिएट करेंसी, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है। अपीयर एज लाइबिलिटी ऑन आरबीआई बैलेंस शीट, साफ तौर पे लिखा हुआ है। आगे पढ़ोगे दिख जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको कर लिया होता बन जाता। ये जो चीज़ है ये मैंने क्रिएट करके दी है, कहीं नहीं मिलेगी, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी। डिजिटल करेंसी वर्चुअल करेंसी के बीच में डिफरेंस, नॉन फंजिबल टोकन, वर्चुअल डिजिटल असेट, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, करेंसी विद आरबीआई फिजिकल फॉर्म, वोलेटिलिटी, प्रॉक्सी वॉर, सिक्योरिटी, किसी पे भी क्वेश्चन पूछ लेता। उसने तो इतना इजी क्वेश्चन पूछा, दिमागी मूड ऑफ हो गया मेरा। कितना भी टफ क्वेश्चन पूछ ले, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हर बार एक ही बात बोलता हूं मैं, नोट्स को इतना दमदार बनाओ, क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, बात खत्म। इसके और भी माइंड मैप्स को देखना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल पे जाके मनी एंड बैंकिंग टाइप करना, ठीक है, मनी टाइप कर देना या सिर्फ बैंकिंग टाइप कर देना, बैंकिंग, सिर्फ बैंकिंग टाइप करना, दिख जाएंगी सारी पीडीएफ। बहुत से स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि नॉर्थ सी के सराउंडिंग कंट्रीज को यूपीएससी पूछ रहा है इन यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन। ऐसा क्या हुआ कि बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ नॉर्थ सी को मैं पढ़ के जाऊं? क्या मुझे सपना आना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये जो नॉर्थ सी का रीजन है ये लगातार न्यूज में चल रहा था और मैंने इस क्वेश्चन को प्रेडिक्ट किया था आज से 3 महीने पहले। लेट्स सी द वीडियो। तो देखो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैपिंग लोकेशंस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, इस वीडियो को आपने देखा ही होगा, जहां पे इस वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्टली ये बताया था कि आप नॉर्थ सी रूट को पढ़े बिना जा ही नहीं सकते। आइए देखते हैं। आप अगर मेरी बात ना मानो तो न्यूज़पेपर की तो मानोगे। इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया एंड नॉर्थ सी रूट पे छापा था द हिंदू ने।
एक एक शब्द हमने इसका पढ़ा था और आपको पढ़ना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। इसमें एक एक लोकेशन उन्होंने बताई थी कि रशिया में जो पहले ऊपर का पार्ट मतलब कि आर्कटिक रीजन बर्फ से पूरा जमा रहता था, क्लाइमेट चेंज के कारण ये पिघल रहा है, अब यहाँ पे शिप्स दौड़ेंगी। यहाँ पे आपको नहीं लगता कि यहाँ पे वो बैरेंट सी, कारा सी, लेप्टिव सी इनको अरेंज करने के लिए बोलेंगे ईस्ट से वेस्ट में, या सिंपली ऐसा क्वेश्चन पटक देंगे कि इनमें से कौन सा सी यहाँ पे नहीं आता है? क्या आप एलिजिबल हो उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए? तो दोस्तों हमने ये चीज़ पढ़ी हुई थी, तो जर्मनी और नॉर्वे को देख के हम ओनली 2 पे आंसर लगा के आगे बढ़ सकते थे। कहने का और समझाने का मतलब ये है कि यूपीएससी जो भी चीज़ पूछती है वो रैंडमली नहीं पूछती है, उसके पीछे पूछने का कोई कारण होता है, और ये कारण आप जब भी समझ पाओगे जब आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से डेली बेसिस पे डील कर रहे हो। रेस्ट इज योर चॉइस। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बात कर रहा है क्रिप्टोग्राफी, मेटावर्स, वर्चुअल मैट्रिक, बिग डाटा एनालिटिक्स। आप सोच रहे होगे कि यार ये ऑप्शन पहले क्यों बता रहा है क्वेश्चन को भी देखने के पहले? वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन के एक कीवर्ड को देख के, जो है 3D वर्चुअल वर्ल्ड, इसको देखते ही मेरे हर स्टूडेंट ने मेटावर्स ऑप्शन टिक कर दिया होगा। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टेलिंग यू द रीजन बिहाइंड आस्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत ध्यान से समझना कि मैं इस कीवर्ड और इस आंसर पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आई हैव प्रेडिक्टेड जस्ट 3 months बिफोर दिस प्रीलिम्स। पहले आप वीडियो देखो कि मैंने आपको उसमें क्या पढ़ने के लिए बोला था, और एग्जैक्टली वर्बैटिज्म पकड़ना कि वो क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा, वरना मेरा पढ़ाना ही व्यर्थ है। तो दोस्तों ये देखो, हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स देखे थे फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। ये पार्ट 1 है। ये हमने लगभग 3 महीने पहले डिस्कस किया था, राइट? इसमें हमने क्या देखा था? मैंने आपको क्या बताया था कि मेटावर्स और ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी को कनेक्ट करके कैसा क्वेश्चन आएगा, वर्बैटिज्म वो क्वेश्चन पूछा है। सुनो ध्यान से, आपको देखने को मिल रहा है कि वर्चुअल रियलिटी में, मेटावर्स में रेप केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ये एक बहुत ही यूनिक सा केस है, राइट? जहां पे कुछ होता भी नहीं है और कहने को सब कुछ हो जाता है। मेटावर्स हो या इससे जुड़े कुछ और कॉन्सेप्ट जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, जैसे वर्चुअल रियलिटी, ये साल भर न्यूज में बने रहे, तो आपको न इनके सिर्फ एप्लीकेशंस, बल्कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के देखें तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देयर इज अ वेरी वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि आपसे मेटावर्स के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एक बार मैं जल्दी से आपको वही बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हो साइंस टेक पे मेजरली एप्लीकेशन पार्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर चीज से बनेगा, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मदद लेके देखें तो वो बनेगा डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मेटावर्स। चलो, तो अब मैं आपको बार बार ये नहीं बताऊंगा कि हमने किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट किया था। वापस से जाओ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, देखो जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रेडिक्ट किए थे उसमें से ये भी एक टॉपिक था। ये टॉपिक न्यूज में क्यों चल रहा था ये मैं जरूर आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछना चाह रहा है जायंट स्टार के बारे में, वो आपसे पूछना चाह रहा है ड्वार्फ स्टार के बारे में, वो आपसे पूछना चाह रहा है इन स्टार्स में जो न्यूक्लियर रिएक्शन चलती है वो किस में कितनी तेज होती है। ये 3 क्वेश्चन इन 2 स्टेटमेंट में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले ये जान लो कि इस क्वेश्चन को पूछा क्यों गया, इस क्वेश्चन का सोर्स क्या था, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता था। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन द हिंदू न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था। डेट जानने के लिए चलते हैं कौन सा आर्टिकल था, तो ये था द हिंदू का वो आर्टिकल जहां पे बेटलग्यूस के बारे में हमने बात की थी, जिसे ब्राइट रेड जायंट स्टार के नाम से हमने पढ़ा था। इस आर्टिकल में, जो कि क्लासिक आर्टिकल है, नॉट फॉर दिस पेपर ओनली, आने वाले अगले 3-4 साल ये जो आर्टिकल है ये पब्लिश होता रहेगा। इस आर्टिकल को पढ़ते हुए हमने लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार को पढ़ा था, जहां पे हमने देखा था रेड सुपर जायंट
के बाद में हो जाता है सुपरनोवा। इसका मतलब ये बात तो तय है कि जो सुपर जायंट है उसकी लाइफ बहुत कम होगी, क्योंकि वो तो सीधे मर जाएगा, उसमें इतनी ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। तो अगर हमें इतनी बेसिक चीज़ समझ में आती तो हमें एक चीज़ तो पता थी कि जायंट स्टार डोंट लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है। और जैसे ही मुझे पता चला कि स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मैं अपने आंसर पे पहुंच चुका हूं। दैट्स इट, इतनी सी बात थी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बहुत अलतूबे से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू रडार। अब देखो यार, रडार हम किस तरीके से वेदर में यूज़ करते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। वेदर में यूज़ करते हैं मतलब प्रेसिपिटेशन को हम मॉनिटर कर पाते होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है आप में से किसको नहीं पता कि जानवरों के गले में बांध के रडार को, उनके माइग्रेशन पैटर्न को हम देखते हैं, जानते हैं। हम सब ने चीता को, लायन को पढ़ते हुए ये सब चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। ये दोनों ऑप्शन में तो किसी को भी डाउट नहीं होगा। हाँ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नारकोटिक कोई पैसेंजर एयरपोर्ट पे या एयरक्राफ्ट में लेके जा रहा है नहीं, इससे क्या हम रडार के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखो पता तो मुझे भी नहीं है, मगर जैसे कि हम लोगों ने PYQs की प्रैक्टिस की है, हम क्या देखते हैं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ये पूछा जाए कि इस चीज का यूज, साइंस टेक का जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाए कि इस चीज का यूज इसमें से किस में किया जाएगा, जब तक कि वो ऑप्शन ऐसा ना लगे कि इसमें तो हो ही नहीं सकता, उसको हमें सही मार्क करना है। बड़े बेसिक चीजें हमने पढ़ी हैं। तो मान के चलना कि UPSC इसका आंसर ऑल 3 ही मान के चलेगा। तो इस तरीके से आप लॉजिक के थ्रू, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं, इसमें कौन क्या पढ़ा लेगा, ऑल 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। एक और कॉमन सेंस का क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पे दिखाने की कोशिश करता हूं, देखना बहुत ध्यान से। अब देखो यहां पे ना हाइड्रोजेल के बारे में चीज बोली हुई है। अब मजे की बात देखना, मान लेता हूं कि मैंने हाइड्रोजेल के बारे में आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। अरे मगर मेरा कॉमन सेंस तो जिंदा है ना। जेल का मतलब समझते हो या नहीं समझते हो? जेली तो सबने खाई होगी ना, जेली जैसा जेल होता है, समझ गए। और हाइड्रो का मतलब तो पानी होता है। हाइड्रो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी हमने देखा ना इस पेपर में, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हाइड्रो मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर मतलब पानी, पानी और जेल, तो जेल इन द फॉर्म ऑफ पानी। ये तो बेसिक चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बस ये कॉमन सेंस लगाना था। अब क्वेश्चन पढ़ लो, हाइड्रोजेल का यूज कहां कहां पे होता है। अब इतना इमेजिन करो कि पानी जैसा जेल है, इमेजिन कर लिया, तो क्या ये इमेजिन नहीं कर पा रहे कि इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट के तौर पे उसका यूज होता होगा, जैसे ग्रीस होती है, ग्रीस को इमेजिन करो, ग्रीस पानी जेल, समझ में आ रहा है? ग्रीस कैसी होती है? एक जेल जैसी होती है ना, होती जेल है वैसे तो क्या पानी का जेल नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो लुब्रिकेंट जैसे यूज नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, चिकनाई का काम करने के लिए। वैसे ही मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इसका यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इनफैक्ट जो रेफ्रिजरेटर होता है वहां पे भी इसका यूज हो सकता है, सोच के देखो, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। फिर कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट, हां अब ये नहीं आता, ये समझ में नहीं आ रहा हमको, इसका क्या करें? तो वही करना है जो अभी बताया था कि अगर साइंस टेक में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसका यूज कहां पे हो सकता है, और दो चीजें हमने क्रैक कर ली हैं, थर्ड हमें नहीं समझ में आ रही, तो मान के चलो कि वो सही है। समझ रहे हो बात को? यही प्रैक्टिस करते हैं हम, एंड सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर डी ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम बेसिक देखना, मल्टीपल टाइम वर्बेटिज्म इन चीजों को पढ़ा है हमने। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखो क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि CSR रूल्स ये बोलते हैं कि अगर एक्सपेंडिचर किया गया है किसी कंपनी के द्वारा जो उस कंपनी को ही फायदा पहुंचा रहा है, तो उसे CSR एक्टिविटी में नहीं मानेंगे हम। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो ना, हर कंपनी को जो एक अमाउंट से ज्यादा का प्रॉफिट कमाती है टर्नओवर के बेसिस पे, उसको CSR एक्टिविटी करनी पड़ती है। 2% का फिगर तो याद ही होगा। तो अगर कोई कंपनी अपनी समझदारी से ऐसा कोई खर्चा कर रही है जो उसके फायदा है, उसके एम्प्लॉय का फायदा करवा रहा है, तो उसको CSR एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। वरना खुद सोच के देखो, जैसे मान लो ये अंबानी जी की कंपनी है, अब अंबानी जी को CSR एक्टिविटी में सरकार ने बोला हुआ है कि आपको 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने, पता चला उन्होंने 10,000 करोड़ का एक स्कूल खोला, उस स्कूल में अपने ही एम्प्लॉयज के बच्चों को बोला डलवा देना, तो ये तो
इनडायरेक्टली उनका ही बेनिफिट हो रहा है? नहीं। होना भी चाहिए, कॉमन सेंस लगाओ, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? चलो छोड़ो एक मिनट के लिए, क्वेश्चन क्या है, CSR क्या, छोड़ो, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप बताओ। बिल्कुल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। CSR रूल्स स्पेसिफाई that expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered CSR activity. Second देखो, CSR rule do not specify minimum spending. अरे अभी तो देखा ना हमने, 2% की भी हमने बात करी, और देखा क्या, चलो कहाँ पढ़ते हैं हम लोग इसको, कहाँ पढ़ा हमने नोट्स में? तो आप लोगों को मल्टीपल टाइम बोल चुका हूं मैं, मल्टीपल टाइम, इसको मेंस के लिए भी तैयार कर लेना, अभी भी टाइम है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको हर चीज, एवरी निटिग्रिटी पता होनी चाहिए, और अब तो इसका एडवांस वर्जन भी आ गया है, ESG नॉर्म्स। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को ये बात अभी पता भी नहीं होगी। और इसी चीज को पढ़ते हुए हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, इतना खर्चा करना पड़ेगा। कौन सी कंपनीज के लिए CSR एक्टिविटी मैंडेटरी होती है, ये यहाँ पे पढ़ा हुआ था हमने, ठीक है। ट्रस्टीशिप फिलोसॉफी को अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि कैसे अपने लोगों का फायदा नहीं करवा सकती कंपनी, बस खत्म। चलो एक और कॉमन सेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे अभी हाइड्रोजेल में हमने देखा है ना, पानी जेल कूलेंट की तरह रेफ्रिजरेटर में यूज कर लो, AC में यूज कर लो। अब शब्द पकड़ना, देखो शब्दों का खेल है यार, शब्द पकड़ना सीख लो, 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस, अब इसी क्वेश्चन पेपर में आपको एक और एनर्जी का क्वेश्चन एनर्जी के ही शब्द से सॉल्व करते हुए मैं दिखाऊंगा, ठीक है। एनर्जी, सिर्फ एक शब्द से एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसके अलावा। एनर्जी का मतलब क्या है, बिजली मान लूं क्या मैं, ठीक है, मगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों लगाया हुआ है? बिजली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड बिजली। अरे एक मिनट, हम डिस्कॉम के बारे में भी तो पढ़ते हैं, डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, पहले बताओ। ऐसी कंपनीज जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज बहुत ज्यादा नुकसान में चल रही हैं क्योंकि लोग इनको पैसा नहीं देते थे, गुंडागिर्दी चलती है एक्सेट्रा। तो उस डिस्कॉम को, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज को, वो किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करती थी? एनर्जी को। तो बस मेरे को एक बेसिक चीज समझ में आ गई कि यहां पे ऐसी बिजली की बात चलेगी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चलो मान लेते हैं मैं बात कर रहा हूं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? मगर डिस्ट्रीब्यूटेड का तो मतलब समझाया नहीं ना मैंने अभी तक, तो आप जवाब कैसे दोगे? हाँ ये तो भूल गया मैं। अच्छा चलो ऑप्शन देखते हैं पहले। रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टेक की बात करते हैं। अच्छा, जो रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टेक है, जो फ्री की बिजली योजना भी हमारी सरकार ने शुरू की है, वो हर घर में लगेगा क्या सोलर रूफटॉप? हर घर में लगेगा? 300 यूनिट फ्री दे रही है हमारी सरकार? जवाब है हाँ। तो हर घर में लगना मतलब क्या एक जगह सेंटर पे कोई चीज लोकलाइज नहीं है क्या? नहीं, अरे ये तो फेडरलिज्म जैसी चीज हो गई, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। कैसे? कि हर घर पे आप सोलर फोटोवोल्टेक सेल को लगा दो, तो ये तो डिसेंट्रलाइज कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर सोलर फोटोवोल्टेक सेल या यूनिट्स अगर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है, तो क्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी हो सकती है क्या? अरे भैया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम बना रहे हैं, पानी ऊपर ले जा रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं, टरबाइन चला रहे हैं, हर घर पे लगाओगे क्या? जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर हर घर पे लगवा दे, न्यूक्लियर रिएक्टर बताओ, लगवा दे तुम्हारे घर पे, अल्फा बीटा गामा सब शरीर से होते हुए जाएंगी, समझ रहे हो? तो अब सोचो कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स कौन हो सकता है? बैटरी हर जगह लग सकती है क्या? हाँ, गाड़ियों में लगा लो, शरीर में लगा लो। बायोमास जनरेटर, अरे हाँ, बायोमास क्या कचरा ही तो इकट्ठा करना है, बना लो जनरेटर हर घर घर में। फ्यूल सेल, अरे फ्यूल सेल क्या है, सेल ही तो है, कैथोड और एनोड। 2 क्वेश्चन पूछ लिए इस साल इसी पेपर में, बिल्कुल लगा सकते हो। और रूफटॉप सोलर, ये तो है ही, बस ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऑल 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। इस पूरे पेपर का सबसे फुद्दू और सबसे आसान क्वेश्चन, क्यों ये क्यों इतना इजी है? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक स्टेटमेंट को उठा के इन लोगों ने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो PYQs पे कमांड करके जाते हैं, उन्हें ये क्वेश्चन रटा हुआ होता है। उन्होंने बस यहाँ पे 2 चीजें देखी होंगी, एक एमिशन और एक फ्यूल सेल पावर्ड बाय हाइड्रोजन, दैट्स इट। और हाथ चल गया होगा स्टूडेंट्स का वाटर वेपर पे। कौन सा क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का? लेट मी शो यू। और ये दिखाना इसलिए जरूरी है कि जब भी मैं स्टूडेंट्स को रिपीटेटिव मैनर में एक ही टाइप के क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके घुमा घुमा के पूछने की कोशिश करता हूँ,
तो आप में से बहुत सारे लोग बोर हो जाते हो कि अरे क्या एक ही बात पूछते रहता है घुमा घुमा के। मैं आपको मल्टीपल टाइम ये बता चुका हूँ, प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स 2015 से। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2015 के इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या पूछा था उसने। विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल्स इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन पढ़ो। इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, द फ्यूल सेल एमिट्स हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। बस वाटर दिख गया, ये लगाया, आगे बढ़ो। देखो यार, मैं ना अपनी जान लगा दूंगा इस सेशन में आप लोगों को ये समझाने के लिए, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपेयर इन 2025, कि आपको 2025 के लिए किस तरीके से तैयार होना है। मैं इस सीरीज में जो अगले कुछ वीडियोस की होने वाली है, माइट बी 4 माइट बी 5, आपको जितने भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के क्वेश्चंस पूछे गए, उनका सोर्स क्या था, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इस जैसे क्वेश्चन को फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, साथ ही जिन सोर्सेस को हम फॉलो कर रहे हैं क्या वो फ्यूचर में भी रेलिवेंट रहेंगे, कहीं दूसरा सोर्स तो यूपीएससी ऑप्ट नहीं कर लेगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के जवाब मैं आपको इस पूरी लेक्चर सीरीज में दे दूंगा, जो शायद 4 या 5 वीडियोस की बनने वाली, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी। बट बिलीव मी, अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया, मैं आपके लिए इस पूरी एग्जाम को एंड पर्टिकुलरली प्रीलिम्स हलवा बना दूंगा। इसी के जैसा एक दूसरा फुद्दू क्वेश्चन, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए कोई नॉलेज जरूरी नहीं है, 10वीं का बच्चा सॉल्व कर सकता है। क्या है ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में आपको एक टर्म दी है, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। बार बार, एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बार बार रोज सुबह आके न्यूज़पेपर में समझाता हूं। जब भी कोई क्वेश्चन को पढ़ो, तोड़ तोड़ के सोचो। पम्प्ड, पम्प्ड मतलब पंप का यूज करना। पंप का यूज करते हैं घर में पानी चढ़ाने के लिए, घर में पानी चढ़ गया। स्टोरेज, स्टोर करते हैं घर की टंकियों में, टंकियां सबके यहाँ लगी हुई होती है, तो ऊपर से प्रेशर से पानी आता है नलों में, ठीक है, पम्प्ड स्टोरेज। हाइड्रो पावर, 1 मिनट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कैसे काम करता है? हम पानी को स्टोर करते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं तो हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ती है तो वो हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी को जब हम रिलीज करते हैं पानी को एक हाइट से, तो टरबाइन पे छोड़ते हैं, टरबाइन घूमती है, एनर्जी बन जाएगी। अरे ये क्वेश्चन पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ये तो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जैसा क्वेश्चन दिख रहा है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब, अरे एक ही ऑप्शन है क्या एनर्जी का? अच्छा, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। तो हम एक तरीके से इस पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर में एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं क्या? अरे हाँ यार, बस लगा और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, एक और फुद्दू, लाइन से फुद्दू। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, वापस से पढ़ो, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। एक बार फिर से पढ़ो, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। अरे ये कोई रिएक्टर रिएक्शन होगी क्या यहाँ पे? कुछ बायोलॉजिकल होगा क्या कुछ? मेम्ब्रेन, किसी से किसी चीज को पास कर रहे हैं क्या? जैसे ऑस्मोसिस में होता है, मेम्ब्रेन लगा देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? मगर ये जो मेम्ब्रेन और ये बायोलॉजिकल ऐसा रिएक्टर, ये तो वेस्ट को ट्रीट करने के लिए कुछ होता होगा। सोच के देखो, जैसे नमक को हटाने के लिए ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ते हो ना, तो ये मेम्ब्रेन जैसे बिल्कुल पिछले साल के क्वेश्चन, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड करी है, तो उसने बायोफिल्टर्स के बारे में पढ़ा है। बायोफिल्टर क्या था? वेस्ट ट्रीटमेंट। बिल्कुल वैसे ही मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। बस इसको लगाओ, आगे बढ़ो। बाकी के जितने भी ऑप्शंस पढ़ोगे, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कोई मतलब नहीं। ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी, कोई मतलब नहीं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग टाइप की बात कर रहा है, कोई मतलब नहीं। मतलब ही नहीं है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ही नहीं है, मतलब आप चाह के भी गलती नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इजी और ऑब्वियस क्वेश्चन लिखा है। आपको पता है क्यों? पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर समझ में आएगा। लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। लायंस का कोई भी पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है। देखो यार, हर स्पीशी का एक मीटिंग सीजन तो होता है, ये बात तो आप जानते हो। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वो लोग मेट करते हैं आपस में, है ना? तो ये आपको लॉजिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है? पहले तो इस पे सोचना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पढ़ो, अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीताज डू नॉट रोर। वाओ,
है ना, दहाड़ते नहीं है। अब देखो होता क्या है ना कि एस्पिरेंट्स जो होते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चंस को एक्चुअल में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते हैं कि यार चीता दहाड़ता है या नहीं दहाड़ता, ये मुझे कैसे पता चलेगा। आपके मन में भी ये आ रहा होगा सवाल। इसका जवाब मैं दूंगा। जब मैंने उस वीडियो को बनाया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस पर हंसी भी उड़ाई थी कि यार ये क्या चीज़ पढ़ा दी। अब आपको उस वीडियो का रेलिवेंस समझ में आएगा कि 1 मिनट में मैंने उस वीडियो को आपको क्यों बना के दिया था, इसी दिन के लिए दिया था। दिखाता हूं अभी, पहले थर्ड ऑप्शन पढ़ो। अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। यार आप सबको पता है ना, कुत्ते से लेकर हर कोई अपनी टेरिटरी को मार्क करता है। यूरिन क्यों करते हैं कुत्ते? जैसे गाड़ियों के पीछे भागते हुए आपने देखा होगा ना, गाड़ियां जैसी रुकती हैं पहले सूंघते हैं, उनको दूसरे की सेंट आती है कुत्ते की, फिर वो अपनी सेंट छोड़ते हैं कि बेटा तू मेरी सूंघना, कि ये मेरी टेरिटरी है। सबको पता है। सोच के देखो कि लायन और लेपर्ड डियर पे प्रे कर रहे, प्रे है ना इनका, तो इन दोनों की टेरिटरी क्यों नहीं मार्क करेंगे ये? मतलब क्या रीजन है ये कि मेल लायन के जैसे मेल लेपर्ड नहीं करेगा? मतलब इसने क्या गुनाह किया है? ये भी करेगा, क्यों नहीं करेगा? ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अनलाइक मेल लायन, मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम वारा, ये तो करेगा। ये वाला कॉमन सेंस से हो जाता। अब आते हैं इस पे जो स्टूडेंट को फंसा देता, मगर हम लोग नहीं फंसे। क्यों? आइए देखते हैं। क्या आपको पता है चीता कैसी आवाज निकालता है? रिसेंटली ये तो आपको पता ही होगा कि साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीता को रिलोकेट किया जा रहा है भारत, और उसमें भी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। ये कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड है श्योपुर और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जहां पे डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। लास्ट चीता भारत में स्पॉट किए गए थे छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास नेशनल पार्क से। इन्हें दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक एशियाटिक चीता और एक अफ्रीकन चीता। एशियाटिक चीता सिर्फ और सिर्फ ईरान में पाया जाता है, और भारत जिन चीताओं को रिलोकेट कर रहा है वो हम लेके आए हैं साउथ अफ्रीका और नामीबिया से। तो अब आपका सवाल ये है, आप ये बताओगे कि ये एक्स साइटू कंजर्वेशन कहलाएगा या इन साइटू? क्या आपको पता है चीता कैसी आवाज निकालता है? तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को अप्रिशिएट भी किया था और सभी ने जवाब भी दिया था। जिसने जवाब दिया उसका भला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो हमसे इकोनॉमी की एक टर्म पे पूछा गया है, सिंडिकेटेड लैंडिंग, या मैं कह दूं सिंडिकेटेड लोन, एक ही बात है। ये सिंडिकेटेड लोन क्या होता है? अगर आपको ये पता है तो आप इन दोनों ऑप्शन को बिल्कुल इजीली केक वॉक की तरह अटेम्प्ट कर लोगे। मगर मुद्दा यह है कि आपको यहां पे दो तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहला, सिंडिकेटेड लोन या सिंडिकेटेड लैंडिंग दोनों एक ही चीज है, एक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए। और दूसरा एक हिडन कॉन्सेप्ट है जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को अभी भी नहीं पता होगा, वो है क्रेडिट लाइन। अगर ये दो चीजें आपको पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और अगर पता है तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब देखो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि सिंडिकेटेड लैंडिंग जो होती है, मतलब जो बहुत सारी बैंक मिलकर देती है, इट स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर। ऑफ कोर्स सी बात है यार, अगर एक जने से लोन लूंगा और मैं डूब गया, मैं पैसे नहीं दे पाया, डिफॉल्ट हो गया, तो बेचारा अकेला मरेगा। मगर मैंने उस जैसे 10 लोगों से पैसा लिया है और मैं डूब गया, तो वो 10 में पैसा डिवाइड हो जाएगा, कम कम डूबेंगे। चलो ये तो कर लोगे अगर ये सिंडिकेटेड लैंडिंग या सिंडिकेटेड लोन का मतलब पता है। तो सेकंड ऑप्शन कैसे करोगे? क्योंकि वहां पे वो बोल रहा है कि ये जो सिंडिकेटेड लोन है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो सिंडिकेटेड लोन होता है, जो है मल्टीपल प्लेयर्स देंगे, ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है या एक लमसम अमाउंट फंड होता है, मगर ये क्रेडिट लाइन नहीं हो सकता। हाँ, अब जिसको क्रेडिट लाइन का मतलब पता है टुकड़ों में, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो अब मैं आपको दो चमत्कारी वीडियो दिखाने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। मजे की बात यह है, मुझे ऐसा लग रहा है उस शॉर्ट को देख के ये क्वेश्चन पिक कर लिया गया। जस्ट टू बी फनियर साइड, वो मेरे वीडियोस नहीं देखते यूपीएससी वाले। मैंने 2 मिनट में 1 मिनट के यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में सिंडिकेटेड लोन का मतलब समझाया है, स्पेसिफिकली एग्जैक्ट वर्ड समझाए, एग्जैक्ट वर्ड। और दूसरे यूट्यूब शॉर्ट 1 मिनट के वीडियो में आपको क्रेडिट लाइन समझाया है। दोनों वीडियो देख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, या इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर आप बताओगे, लॉजिक मैं सिखाऊंगा, ठीक है? ये हमारे बीच की डील है। तो मैं आपको लेके चल रहा हूं वीडियोस पे,
क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं। क्रेडिट लाइन का मतलब समझते ही आप इस क्वेश्चन की जो की है, चाबी है, उसको ले लोगे। ताला खोलना आपका काम है। सो डू मेंशन आंसर इन द चैट सेक्शन। ये सिंडिकेट लोन क्या होता है, इससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सिंडिकेट ही क्या होता है। दोस्तों, जितनी भी आपने पॉलिटिकल पार्टीज देखी है ना, इसमें एक सिंडिकेट मेंबर का ग्रुप होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल देता है ना कि मैं सिंडिकेट का मेंबर हूं, उसका मतलब वो कोर ऑफ द कोर मेंबर्स के ग्रुप का पार्ट है। वैसे ही जैसे हम ओपीईसी के बारे में सुनते हैं, जो फ्यूल प्राइसेस को फिक्स करते हैं, इनका भी एक सिंडिकेट होता है। अगेन सेम चीज रिजेंबल कर रहे हैं दोनों। वैसे ही सिंडिकेट लोन का मतलब इकोनॉमी में थोड़ा अलग होता है। सिंडिकेट लोन का मतलब होता है कि आपने किसी भी एक बैंक या एक व्यक्ति से लोन न लेके मल्टीपल इंस्टीट्यूशन या लोगों से लोन लिया है। इससे फायदा यह होता है कि किसी भी एक लेंडर को मान लो बहुत बड़ा लोन देना है $10 ट्रिलियन का, तो वो अकेला इतनी बड़ी रिस्क नहीं उठा सकता, तो वो अपने साथ 5-6 लोगों को मर्ज कर लेता है। तो ऐसे लोन को कहा जाता है सिंडिकेट लोन, जो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस और मेंबर्स मिलकर। दोस्तों, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बैंक क्या करती है, एक प्री डिटरमाइन लोन का अमाउंट कस्टमर को बोल देती है कि आप 10 लाख रुपए तक हमसे ले सकते हो। अब ये जो कस्टमर है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 10 लाख रुपए कैसे लेना चाहता है। वो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है, 1-1 लाख रुपए करके 10 बार में, 2-2 लाख रुपए करके 5 बार में भी ले सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही ये जो 10 लाख रुपए का लोन मिलता है, ये ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर किसी एक चीज़ पे ही खर्च करे, जैसे होम लोन, जैसे कार लोन। इसकी जिसमें इच्छा होगी उसमें खर्च करेगा। एडवांटेज इसमें यह रहता है कि कस्टमर के पास बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इस लोन अमाउंट को रीपे करने की। वो कभी भी और कैसे भी इसको रीपे कर सकता है। इंटरेस्ट क्या कोई चार्ज किया जाता है? जवाब है हाँ। जो टोटल सैंक्शन लोन है, मान लो बैंक ने सैंक्शन किए हुए 10 लाख रुपए, तो पूरे 10 लाख पे ब्याज देना पड़ता है इस कस्टमर को? जवाब है नहीं। जितने पैसे उस 10 लाख में से लेगा उतने पे ब्याज देना पड़ता है। और क्वेश्चन देखो दोस्तों, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे। ठीक है, क्वेश्चन के ऑप्शंस देखना। ये इसके जो प्रोविजन है अधिनियम के, इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा। पूरी दुनिया ये बात जानती है, मल्टीपल टाइम हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि इसके प्रोविजन इफेक्ट में तो जब आएंगे ना, जब डिलिमिटेशन हो जाएगा। यही तो खेला कर दिया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्लियर? अगला ऑप्शन देखो, वो क्या बोल रहा है कि दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। मतलब यहां पे क्या कोई सनसेट क्लॉज जैसी चीज है क्या? और तीसरा ऑप्शन देखो, देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर एससीज। बिल्कुल ठीक बात है, 2 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। मगर ये हमने पढ़ा कैसे था, और वो भी सिर्फ 1 मिनट में। चमत्कारी तो वो चीज हो गई। चलो मैं दिखाता हूं आप लोगों को यूट्यूब शॉर्ट का एक वीडियो। सरकार ने 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लाके 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसमें वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया गया लोकसभा में, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली में और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। और इस चीज को करने के लिए 239 AA जो स्पेशल स्टेटस देता है दिल्ली को, इसे अमेंड किया गया। लोकसभा में लाने के लिए 330 A आर्टिकल को इंसर्ट किया गया, और लेजिस्लेटिव असेंबली में लाने के लिए 332 A आर्टिकल को इंसर्ट किया गया। इसी रिजर्वेशन में 1/3 रिजर्वेशन एससी और एसटी की वुमेन को दिया जाता है। ये जो बात है 33% रिजर्वेशन की, ये सिर्फ 15 साल तक लागू होगी। उसके आगे अगर एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट को फिर से कानून बनाना पड़ेगा। और बात करें लोकल गवर्नमेंट की, तो उसमें तो आर्टिकल 243D के अंतर्गत 33% रिजर्वेशन वुमेन को पहले से ही था, जिसमें 1/3 एससी और 1/3 एसटी वुमेन को मिलता है। ये एक्ट डीलिमिटेशन प्रोसेस होने के बाद में लागू होगा, ये बताया गया है आर्टिकल 334A में। आपको इस बिल की क्या अच्छाई और बुराई लगती है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन जो बात कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, और स्पेसिफिकली ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हो। वर्बैटिज्म एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आई विल पुट ऑन इजियर नोट। क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, जहां पे ये बताया है कि ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है इक्वेटर पे, वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू पोल। तो अगर मैं ये अर्थ बना दूं, तो वो यहाँ इक्वेटर पे और यहाँ पोल पे आपसे ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस को पूछना चाह रहा था। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे बात करता है एट द इक्वेटर हीट जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। मतलब कि
इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते अगर आपको यहाँ पे दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो पहला, ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस क्या इक्वेटर और पोल्स पे डिफर करती है, और उसका कारण कि ये कन्वेक्शनल करंट्स कैसे बिहेव करते हैं। अब मुद्दा ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, ये तो हमने समझ लिया, मगर एनसीईआरटी को किस तरीके से समराइज करें कि कम से कम समय में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। आप सब भी यही सोच रहे होगे, राइट? लेट मी गिव यू अ सॉल्यूशन। तो देखो दोस्तों, ये है 12 मिनट का वीडियो ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जहाँ पे हमने जितनी भी एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्ट्रेटो, मीसो, ओजोनो, आयनो, उन सबको पढ़ा था। इस मास्टर वीडियो को अगर आपने देखा होता तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा था। आइए देखते हैं कैसे। की बात कर रहे हैं तो पोल्स पे ये ट्रोपोस्फेयर की जो लेंथ है वो 8 किलोमीटर होती है। वहीं अगर मैं इक्वेटर की तरफ देखूं तो ये बढ़ के कितनी दिखा रहा है नीचे, 18 किलोमीटर। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पोल्स पे 8 किलोमीटर रहेगी और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर? ये इस कारण से होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, आपको जो इंसोलेशन सन रेज मिलती है वो इक्वेटर पे ज्यादा मिलती है या पोल्स पे ज्यादा मिलती है? यू मस्ट नो कि इक्वेटर पे मैक्सिमम इंसोलेशन हमको रिसीव होता है, पोल्स पे हमको स्लांटिंग सनरेज रिसीव होती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब इंसोलेशन यहां पे सबसे ज्यादा रिसीव हो रहा है तो हीट कहां से सबसे ज्यादा निकलेगी, पोल्स से कि इक्वेटर से? ऑब्वियसली इक्वेटर से। इक्वेटर से सबसे ज्यादा हीट निकली, ये कन्वेक्शनल करंट पैदा करती है। तो जब हीट निकलेगी, कन्वेक्शनल करंट पैदा करेगी, तो एटमॉस्फेयर जो है वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा। इसी कारण से यहां पे 18 किलोमीटर तक देखने को मिलती है और यहां पे सिर्फ 8 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई तो ये दोनों ऑप्शन आपको साफ साफ तौर पे मैंने आप लोगों को समझाए थे। तो अगर आपने चीज समझ ली तो अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा वो आप मुझे बताओगे। क्या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं या इनमें से कोई गलत है? और अगर दोनों सही हैं तो क्या स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1? या आप मुझे नीचे चैट सेक्शन में जरूर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि मैपिंग पे बेस्ड है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जहां पे हमसे पूछा गया है 2 लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर के बारे में बताना है वर्ल्ड में। मगर मुद्दा ये है कि हम इस क्वेश्चन को एग्जाम के पहले किस तरीके से पढ़ के जाते। उसका जवाब ये है कि अफ्रीका जो रीजन है वो लगातार न्यूज़ में चल रहा है। अफ्रीका रीजन की मैपिंग, उसमें जो स्पेशलिटी है जितने भी रीजन्स की, वो हमें पढ़ना था। इस पर्टिकुलर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में अफ्रीका से लेकर हमें मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिले, जैसे मिलिट्री कू, जैसे मिनरल्स और जैसे यहाँ पे कोको प्रोड्यूसर के बारे में। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे डिस्कस किया था एग्जाम के पहले, आइए उसे देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ये हमारे वर्ल्ड मैप का, अफ्रीका मैपिंग का मास्टर वीडियो है। इस मास्टर वीडियो को सारे स्टूडेंट्स ने कवर किया था। मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये बता रहा हूँ कि हमने इसको डिस्कस किया था। 3 साल पुराना वीडियो है, ये अगले 3 साल भी उतना ही रेलिवेंट होने वाला है जितना ये आज है। देखते हैं हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे डिस्कस किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो है घाना। घाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि ये फेमस है कोको के लिए। ब्राजील, घाना, ये कुछ कंट्रीज हैं जो कोको के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि अगर आप लोग अफ्रीका की मैपिंग बहुत अच्छे से करोगे इस एचडी माइंड मैप के थ्रू, तो आपका कोई भी क्वेश्चन इन नियर फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि ये मास्टर वीडियोस हैं, वो नहीं छूटेगा। तो इन मास्टर वीडियोस को, जो कि सारे कॉन्टिनेंट पे बन चुके हैं, बीट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, क्योंकि हो सकता है अगली बार नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पे क्वेश्चन आए, तो उनको आप जरूर कंप्लीट कर लेना। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें जिसमें हमसे वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में पूछा जा रहा है। अब ऐसा कौन सा स्टूडेंट होता है यूपीएससी का जो ज्योग्राफी पढ़ रहा हो, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो ज्योग्राफी पढ़ रहा होगा, और ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो उसने वॉल्केनो के बारे में ना पढ़ा हो, और वॉल्केनो के बारे में पढ़ा है तो उसने मैग्मा और लावा के बारे में ना पढ़ा हो, मैग्मा लावा के बारे में पढ़ा है तो उसने ये ना पढ़ा हो कि जब लावा बाहर आता है तो कितने सारे मटेरियल उसके साथ बाहर आते हैं। हाँ, यहाँ पे ऐश डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, ये तो वो लगा लेगा, मगर वो शायद यहाँ पे अटक सकता है कि ये पायरोक्लास्टिक डेब्रिस क्या होता है। अब ये न्यूज़ में क्यों था और आपसे क्वेश्चन क्यों पूछा गया आप जानते हो? क्योंकि लगातार आपने वॉल्केनो फटने की न्यूज़ पढ़ी है। हम लोगों ने वॉल्केनो की मैपिंग भी की थी, मगर वो अलग बात है। वहाँ पे हमने पायरोक्लास्टिक डेब्रिस की उड़ने की बहुत बार खबर सुनी, इसलिए उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा। अब हमने इस टॉपिक को कहाँ पढ़ा और इस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो देखो, ये जो टॉपिक है ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म का टॉपिक है। इसमें हम बेसिक, एसिड, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, ये सब चीज़ें,
ठीक है। ऑफकोर्स ही बात है कि यहाँ पे लावा, ऐश, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, इन सब के बारे में भी पढ़ा जाता है और जितनी भी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं उन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। बट ऑल्सो वी हैव स्पेसिफिकली रेड अबाउट द पायरोक्लास्टिक फ्लो और सर्ज, जहाँ पे हॉट ऐश, लावा, डस्ट और पॉइजनस गैसेस के बारे में हमने पढ़ा था। और इसे स्पेसिफिकली पढ़ते हुए हमने इस पूरे क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था एग्जाम से पहले। ये है दोस्तों वो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स का मास्टर वीडियो जहाँ पे हमने पायरोक्लास्टिक डेब्रिस और बाकी हार्मफुल गैसेस के बारे में बात की थी। अगेन ये मास्टर वीडियो है, ये जितना रेलिवेंट 2 साल पहले था ये अगले 5 साल भी उतना ही रेलिवेंट रहने वाला है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा जाकर जरूर देख लेना। अब हमने इसको कहाँ पे पढ़ा था मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है पायरोक्लास्टिक का। बेसिकली जो मैं आपको भी हॉट ऐश, लावा, डस्ट और पॉइजनस गैस जब एक साथ निकलती हैं, जो मैं बता रहा था, इन सबको मिला के इसको पायरोक्लास्टिक का नाम दिया गया है। आगे बढ़ने के पहले, जैसे कि आप में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हमें आपके साथ मिल के प्रिपेयर करना है राउंड द ईयर, जिस तरीके से आप पढ़ाते हो हमें वो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, हमें बताओ कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा इफ़िशेंटली पढ़ाई करेंगे और कैसे कम टाइम में हम चीज़ों को सम अप करेंगे और कैसे हम डेली बेसिस पे अपने नोट्स बनाएंगे भी और उन्हें अपडेट भी करेंगे। ये एक प्रोसेस क्या है जो आप हमसे फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको मैं 1 मिनट में जल्दी से इस पूरी प्रोसेस को समझा देता हूँ। देखो, ये जो पूरा खेल है, जितने भी आप माइंड मैप्स देख रहे हो या देखते हो, ये सारे HD माइंड मैप्स काम करते हैं एज शॉर्ट नोट्स फॉर अस, जिसे हम आखिरी टाइम के लिए डिज़ाइन करते हैं थ्रू आउट द ईयर डेली बेसिस पे। ये जो HD माइंड मैप है, जब हम हर टॉपिक का एक बार क्रिएट करते हैं, जो क्रिएट किया जाता है अलग अलग सोर्सेस से, जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, PIB एंड ऑल्सो सम मैगजीन्स। एक बार एक टॉपिक का जब माइंड मैप क्रिएट हो जाता है और वो माइंड मैप इस तरीके से बनाया जाता है जिससे प्री के सारे सवाल हम हल कर पाएं और मेंस का एक बहुत प्यारा मॉडल आंसर हम लोग लिख पाएं, बस हमारा काम खत्म हो जाता है। एक बार अगर माइंड मैप बन गया, उसके बाद जब भी न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल आता है, हम अपने माइंड मैप को खोलते हैं, उससे उसे कंपेयर करते हैं। अगर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कोई नई चीज़ या ऐसी चीज़ आई है जो हमारे माइंड मैप में नहीं है, कोई नई अपडेशन आई है, तो हम उसे वहाँ पे लिख लेते हैं एक छोटी सी लाइन में और हमारा पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है और अपडेट भी हो जाता है। न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर पढ़ना हो जाता है। और सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, भले ही वो PT 365 हो या भले ही वो मंथली मैगजीन हो, टॉपिक देखा, उसमें अपडेट किया और आगे बढ़े। इस तरीके से हम डेली बेसिस पे अपनी चीज़ों को अपडेट करते हैं और हमेशा हम प्री और मेंस के लिए तैयार रहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें आखिरी टाइम पे जो बाकी एस्पिरेंट्स भागेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर इधर उधर, हमको कहीं भी नहीं भागना पड़ता। हम हर वक्त तैयार होते हैं एग्जाम को देने के लिए। तो ये जो स्मार्ट वर्क की स्ट्रेटेजी है, ये मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च लगती है माइंड मैप्स को बनाने में, इसके इलेबोरेटिव वीडियोस डिलीवर करने में। आपका हार्डवर्क सिर्फ ये है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो अब अगर आप इस चीज़ से जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा www.buddhiacademy BUDDHIACADEMY academy.in पे जाके आप कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। अब इस पूरी चीज़ को जानने समझने के लिए, ये देखने के लिए कि ये चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं, मैं आप सबको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो, जितने भी माइंड मैप्स हम लोगों ने बनाए हैं वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सब जाओ, टेलीग्राम चैनल को खोलो, वहाँ पे माइंड मैप्स को देखो। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बनी है, आप आपके कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हो स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, देन डू एनरोल इन बोथ द कोर्सेज, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर। यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। इसके बाद में दोस्तों एक और थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। देखो, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द USA। मतलब इतने फालतू हैं क्या वो लोग कि ये चीज़ देखने जाएंगे कि USA से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं एप्पल या नहीं कर रहे हैं। या दूसरे सेंस में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या इंडिया एप्पल को इंपोर्ट नहीं करता होगा कि USA से? मतलब ये कैसा एब्सर्ड पॉइंट नहीं लग रहा आपको कि संतरे हम
मेडिटेरेनियन कंट्री से नहीं मंगवाते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़। मतलब ये वेग चीज़ लग रही है, देख के ही लग रहा है। स्टेटमेंट 2 पढ़ो। इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्या आपको बट ऑब्वियस पॉइंट नहीं लग रहा है क्या कि भारत में कानून तो ऐसा होता ही होगा ना, जहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो विदाउट अप्रूवल, जो हमारी कॉम्पिटिंग अथॉरिटी है उसके बिना, उसकी परमिशन के बिना भारत में ना आ पाए। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो हम हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को परमिशन नहीं दे देंगे सबको, ब्रिंजल को दे दिया, सबको दे देंगे हम तो लाइन से। सोच के देखो, तो ये बट ऑब्वियस स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल ही फर्जी स्टेटमेंट है। तो क्या आपको नहीं लगता कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट होना चाहिए, स्टेटमेंट 2 करेक्ट होना चाहिए? तो इजियर क्वेश्चन, ठीक है। पॉलिटी के तो महा इजी क्वेश्चन आए, महा इजी। इस क्वेश्चन को देखो, स्पीकर पे क्वेश्चन आना डेल श्योर था। मल्टीपल टाइम, न जाने कितनी बार हम लोगों ने स्पीकर पे डिस्कशन किया विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है? स्पीकर को खुद को भगाने का रिजोल्यूशन चल रहा है लोकसभा से। इसमें क्या क्या चीजें होंगी? ही और शी शैल नॉट प्रिसाइड, he or she shall not have the right to speak, he or she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance, क्योंकि टाई हो गया तो वो कर सकता है, मतलब है ना। तो दोस्तों ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमें कुछ बेसिक बातें पता रहती हैं। स्पीकर मेंबर होता है हाउस का, बोलने का अधिकार तो हो गई, है ना। यहाँ पे लिखा है शैल नॉट हैव, क्लियर, तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब टाई हो जाएगा तो वोट कौन करेगा? यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस लिखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एंड सो 1 ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब ये है, मैंने समझाया कुछ नहीं है, स्टैटिक क्वेश्चन है। लक्ष्मीकांत अगर पढ़िए तो क्वेश्चन एक बार में बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी फैक्चुअल है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है? लोकसभा में अगर बिल पेंडिंग है तो वो लैप्स हो जाएगा अगर वो डिसॉल्व हो गई तो। दूसरा, बिल पास हो गया लोकसभा से, पेंडिंग है राज्यसभा में, वो लैप्स हो जाएगा अगर लोकसभा इस केस में डिसॉल्व हो जाती है तो। तीसरा, अ बिल in regard to which the President of India notified his or her intention to summon the House to a joint sitting lapses on the dissolution of लोक सभा। मतलब कि प्रेसिडेंट साहब ने पहली इच्छा जता दी थी, नोटिफाई भी कर दिया था कि मैं जॉइंट सिटिंग बुलाऊंगा बिल पे, और उतने में पता चला लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो उस बिल का क्या होगा? कहने का मतलब है बिल किस केस में लैप्स होता है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोगों ने, आपको पता होगा कि जब हम पॉलिटी पढ़ रहे थे तो हमने स्पेसिफिकली इसकी एक लिस्ट बनाई हुई है, लैप्सिंग ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट। बिल पेंडिंग है लोकसभा में, इट लैप्सेस वेदर ओरिजिनेटिंग इन लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू इट बाय राज्यसभा। अ बिल पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा, ये भी लैप्स। अ बिल नॉट पास बाय 2 हाउसेस ड्यू टू डिसएग्रीमेंट एंड इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड, मैं जॉइंट सिटिंग बुलाऊंगा, वो डज नॉट लैप्स। तो कहने का मतलब है कि एक स्टैटिक क्वेश्चन था, ये आप सबसे बन गया होगा, हर किसी से ये क्वेश्चन बन जाता है। 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर, ये गलत है। अभी हमने प्रेसिडेंट वाला देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे पॉलिटी का नहीं है, इकोनॉमी में आएगा, पॉलिटी में भी आ सकता है। खैर, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, पहले तो ये पूछो अपने आप से। जवाब है लैंड रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। लैंड रिफॉर्म्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? तो लैंड रिफॉर्म्स में हम ये पढ़ते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस में लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुए, किस तरीके से जमींदारी जागीरदारी सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू फर्टिलिटी खत्म हुई, लैंड रिफॉर्म जब लाए तो कौन कौन से मेन कंपोनेंट थे, वो क्यों फेल हुए, कौन सी कमेटी के द्वारा उसे बताया गया था। और फिर हम पढ़ते हैं डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जहां पे हमने 2008 में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बारे में पढ़ा है, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% बाय सेंटर, जो कि किया जा रहा है टू कंप्यूटराइज ऑल लैंड रिकॉर्ड, डिजिटाइज किया जा रहा है मैप्स को, और सर्वे के थ्रू अपडेट किया जा रहा है सेटलमेंट रिकॉर्ड को। यहां पे एक ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है जो हमने पढ़ा था कि हम लोग दूसरी लैंग्वेजेस में, जो कि एक कॉमन सेंस भी, देखो अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता है ना कि हम लोग इस चीज को क्यों ला रहे हैं, तो पहले के 2 ऑप्शन तो आपके स्टैटिक एक बार में बन गए। तीसरा ये बात कॉमन सेंस है कि यहां पे जो भी रिकॉर्ड है इस भूमि का, इसे हम क्या लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड करवाना चाह रहे हैं, जो भी हमारे संविधान में शेड्यूल लैंग्वेज मेंशन्ड है। हाँ, क्योंकि उसे पढ़ पाने में हमने बार बार ये चीज पढ़ी है, लैंड रिफॉर्म्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है।
तो अगर लैंड रिफॉर्म में हमारे इतने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हमसे क्वेश्चन बनना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो आपको ये भी बताऊंगा कि हो सकता है अगली बार आपसे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है आपसे स्वामित्व स्पीइंग पे क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है आपसे कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग पे क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको इन सब चीजों के लिए तैयार होना है। मैं जब भी क्लास में लैंड बैंक के बारे में पूछता हूं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो ये तो आपकी किस्मत थी कि इतना आसान क्वेश्चन आ गया, है ना, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जहां पे एक ऑप्शन थर्ड वाला आप कॉमन सेंस से कर पा रहे थे और दो आपको याद थे। बट हर बार ऐसा नहीं होगा, तो यू मस्ट हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द टफर पेपर। इसके बाद दोस्तों एक और आसान सा क्वेश्चन यहां पे पूछा हुआ है, डिलिमिटेशन कितनी बार कॉन्स्टिट्यूट की गई है टिल दिसंबर 2023। अब यहाँ पे स्टूडेंट को एक डाउट आ सकता है कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो डिलिमिटेशन कमीशन को फॉर्म किया गया है, क्या उसको भी संज्ञान में लेना है? अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आया तो भी एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप ही। सोचो कैसे? वो ऐसे हो जाएगा क्योंकि जब हमने डिलिमिटेशन के बारे में पढ़ा था, हमने इसके बारे में मल्टीपल चीजें पढ़ी हैं, राइट। हमने मेंस के क्वेश्चन को भी देखा था, मगर हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 52, 62, 72, 2002। हमने इसको ऐसे ही रटा था, याद करो, 52, 62, 72, 2002। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 4 बार किया जा चुका है। तो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी 5 दिया है क्या? नहीं, तो 4 लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के थ्रू जो 8th शेड्यूल लैंग्वेज में अमेंडमेंट किया गया, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया? ठीक है, एकदम ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया आपको क्या ये पता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था वन नेशन वन लैंग्वेज के कारण। आप जानते हो नॉर्थ और साउथ में पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, बार बार होम मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, अलग अलग बयानबाजी चल रही है। तो उसी बयानबाजी के कारण यहाँ पे आपसे पूछा गया था 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के अंतर्गत कौन कौन सी लैंग्वेज को एड ऑन किया गया, जिसका जवाब आपके सामने। मैंने आपको न्यूज़पेपर पढ़ाते हुए मल्टीपल टाइम ये बताया था, फिर बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकता है जिसने मल्टीपल टाइम चीज़ों को पढ़ा हो, रिवाइज करा हो। बाकी इस क्वेश्चन को कर पाना एक नॉर्मल एस्पिरेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि एक है कोंकणी, एक है मणिपुरी और एक है नेपाली, और यही चीजें हमें 1, 2, 3 में देखने को मिल रही है, मैथिली नहीं है। सो 1, 2, 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी भी हैं। यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन को उठा के बताता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, रेड सी जो है, बहुत ध्यान से सुनना, रेड सी जो है इट रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। आपको पता है इस क्वेश्चन को क्यों पूछा गया? सोच के देखो। क्या आपको पता है रेड सी के पास सऊदी अरेबिया आ जाएगा? क्या आपको पता है सऊदी अरेबिया न्यूज में था बहुत ज्यादा पानी के कारण? क्या आपको ये बात पता है कि वो सूखा रीजन है? क्या आपको ये बात पता है कि वो सूखा रीजन है तो रेड सी भी सूखा ही होगा? ये कनेक्ट करके क्वेश्चन बना दिया। मगर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है इसका सेकंड ऑप्शन, नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर, नो वाटर। क्या आपको नहीं लग रहा कि एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट बना दिया? देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर वो यहां पे ये लिखता नो मेजर रिवर या नो मेजर वाटर फ्रॉम रिवर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर, सॉरी, नो मेजर वाटर फ्रॉम रिवर्स एंटर्स द रेड सी, मतलब कि विशेष नदियों के द्वारा कोई पानी एंटर नहीं करता रेड सी में, वो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोमिनेंट नदी रेड सी में नहीं गिरती है। मगर कोई भी पानी एंटर ही नहीं होता है रिवर से। अरे कोई छोटी मोटी तो नदी होगी ही होगी। समझ रहे हो बात को? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये तो सही है ही। सो 1 ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आता ही होगा, एकदम स्टैटिक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ते हैं तो प्रियम्बल रटना होता है, पार्ट्स रटने होते हैं, स्केड्यूल रटने होते हैं, ये बेसिक चीज़ है ना। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल रटने होते हैं और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है 74 हो गया एक्सेट्रा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कोई बोले कि मेरे को मनी बिल का आर्टिकल ही नहीं पता है, तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा, राइट। तो बस यहाँ पे पार्ट दिए हैं और उस पार्ट में क्या है, जैसे पार्ट 9 है म्यूनिसिपैलिटी, 18 इमरजेंसी, 20 अमेंडमेंट, बस। तो ये तो आपको आना ही चाहिए, है ना। इसके बाद में दोस्तों एक ट्रिकी क्वेश्चन बताता हूँ आपको। अब आप में से भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन जरूर होगा, मुझे पता है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा
ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो स्टैब्लिश हुई थी, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971, उसमें अमेंडमेंट हुआ 2002 में, उसके अकॉर्डिंग इसकी काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं। ठीक है, जब मैंने अपने नोट्स को रेफर किया तो मैंने यहाँ पे ये पाया कि हम लोगों ने इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को पढ़ा था, जहां पे हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर है। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कंप्राइज करेगी गवर्नर को, सारे सीएम को वहां के स्टेट के, ऑफ ऑल 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो अगर गवर्नर, सीएम और यूनियन होम मिनिस्टर को मैं उठा लूं अपने नोट से, तो गवर्नर हो गया, सीएम हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, 1 2 4, एक ही ऑप्शन है 1 2 3 4, ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, मगर इसमें कंफ्यूजन क्या है, कई सारी जगह पे आपको गवर्नमेंट की ही वेबसाइट पे ये देखने को मिलेगा कि ऑप्शन है 1 2 3, मतलब कि होम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन नहीं होता, मगर गवर्नमेंट की ही वेबसाइट पे ये मेंशन है कि होम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होता है। मैंने इस फिगर को उठाया है इस मिनिस्ट्री से, मैं आप लोगों के साथ में लिंक भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके खुद से पढ़ लेना। तो मैंने यहां से उठाया है, इसलिए मेरे नोट्स में आपको जवाब मिलेगा 1 2 3 4। मगर ये भी बात भी सही है, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने लिंक भेजी है दूसरी ही गवर्नमेंट वेबसाइट की, तो अब देखना पड़ेगा कि यूपीएससी किस वेबसाइट को मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम फैक्चुअल है, इस फैक्चुअल को कोई भी नहीं भूलता है, एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट तो नहीं। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में पूछा है। देखो यार, मल्टीपल टाइम, एक नहीं 50 बार बता चुका हूं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, किसमें डिवाइड बाय 1000 होता है, किसमें डिवाइड बाय लाख होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, जहां पे कितने एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ दे रही है हमारे देश की वुमेन बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज, मतलब जब तक उसकी एज है, इसको बोला जाता है। ठीक है, इसने तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने तो आपको उस क्वेश्चन तक के लिए तैयार किया हुआ है कि अगर वो ये पूछ लेता ना कि हमारे देश में वो एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितनी दे रही है, तो भी आप उसको सॉल्व कर पाते। बताता हूं मैं कैसे, और इसीलिए मैं इतने दम से बोलता हूं कि सिर्फ नोट्स को पढ़ लो, इसको रट लो, इसको घोट लो, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। हेल्थ केयर इंडिया की ये पीडीएफ है, पढ़ी हुई हम सबने। बस यहां पे आईएमआर हो, एमएमआर हो, टीएफआर हो, कोई भी डाटा हो, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हर चीज हमने पढ़ी हुई है। कहां पढ़ी थी, स्क्रॉल करते जाओ, आ जाएगा। टीएफआर 2.1 बाय 2025, आईएमआर टू 22 बाय 2019, ये हमारे टारगेट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, कहां पे मिलेगा, मनी इन बैंकिंग वाली जो पीडीएफ है उसको खोलना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में जाके देखना। क्वेश्चन क्या है सुनो, तरीका बताता हूं करने का। इन इंडिया एनबीएफसी कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द आरबीआई। अब देखो, यहां पे इस ऑप्शन में बच्चे ये अटकेंगे कि कमर्शियल बैंक ही कर पाती है या एनबीएफसी भी करती है। हमने पढ़ते हुए ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि एनबीएफसी, कुछ एनबीएफसी के पास ये ताकत होती है जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो को यूज कर पाती है, और वो कौन सी होती है, प्राइमरी डीलर। प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं दे आर मोस्टली एनबीएफसी, और इनके पास लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का एक्सेस होता है। दैट मीन ये ऑप्शन सही है। सेकंड, इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, अरे यार कैसा फुद्दू ऐसा क्वेश्चन है, एफआईआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को होल्ड कर सकते हैं कि नहीं, करते ही हैं, वो चले जाते हैं तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। कैपिटल फ्लाइट वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है क्या, जाके पढ़ो यूट्यूब शॉर्ट पे, कैपिटल फ्लाइट डालो, समझ में आएगा। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट, कैन कुछ भी कर सकता है वो, जो इच्छा हो, डेट क्रेडिट जो इच्छा हो कर भाई, है ना। तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, रिटेल इन्वेस्टर। यार क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस क्वेश्चन को पूछा क्यों गया। अगर आप लोग न्यूज़ को फॉलो करते हो ना, तो हम लोगों ने न्यू पेंशन स्कीम के बारे में पढ़ा था। याद करो, हमने देखा था कि ईपीएफओ ये संस्थाएं हैं, ईपीएस पेंशन फंड जो पेंशन के फंड को इन्वेस्ट करती है, याद आ रहा है। याद करो, हमने देखा था गवर्नमेंट बॉन्ड में, कंपनी के शेयर में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, ये सब देखा था।
इसका मतलब जो लोगों का पेंशन फंड रहता है ईपीएफओ, वो इसे इन जगह पे निवेश करती है। बस अगर आपको इतनी बेसिक सी बात याद आ गई कि यार पेंशन फंड के बारे में इसने पढ़ाया था, बिल्कुल जैसा पेंशन फंड होता है वैसे इंश्योरेंस कंपनीज भी होती हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स का तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि डायरेक्ट हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गिल्ट एज के बारे में, है ना। तो ये एकदम ही बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? 1 2 3। ठीक है, ये सबने पढ़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना यार, ये टफ है क्योंकि ये फैक्चुअल है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना, मैंने आप लोगों के लिए अपनी मेहनत कर दी थी, आप लोगों ने भी करी होगी, बट इसमें गलती होने के चांस रहते हैं। मैं बता देता हूँ कि हमने इसको कहाँ पे पढ़ा था और फिर आप इससे चेक कर लेना। अगर आपको याद हो तो इसी न्यू पेंशन स्कीम को पढ़ते पढ़ते जब हम लोग स्कीम्स पे आए थे तो हमने अटल पेंशन योजना और पीएम श्रमयोगी मानधन योजना को कंपैरिजन करके पढ़ा था। इसका एज ग्रुप क्या होगा, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं, फिक्स पेंशन कितनी आएगी आफ्टर 60 3,000, आफ्टर 60 स्पाउस को मिलेगी 1500 पर मंथ, ये सब चीज़ें। तो अगर याद था तो आप पकड़ लोगे कि फैमिली पेंशन एप्लीकेबल नहीं होती है अनमैरिड डॉटर्स पे, है ना। ये तुरंत एक रेड फ्लैग आ जाएगा, और ये 21 से 40 की उम्र जो है उसमें रेड फ्लैग आ जाएगा। तो 1 और 4th ऑप्शन गलत हो जाएंगे, एंड सो 2 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो एकदम ही फुद्दू सा, एकदम ही फुद्दू क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनमें से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, और देखो ऑप्शन क्या दे रहा है मोटर व्हीकल। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या? हाँ, कॉमन सेंस, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, करेंसी स्वैप। अब मजे की बात देखो, मैंने तो आपको इस लेवल तक तैयार किया हुआ है कि अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे कोई क्वेश्चन आ जाए या करेंसी स्वैप पे, तो आप उस क्वेश्चन की बखिया उधेड़ दो। जो नए स्टूडेंट है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बुद्धि आईएएस, करेंसी स्वैप बुद्धि आईएएस टाइप करके इन दोनों सेशंस को देख लेना, आप समझ जाओगे कि मैं किस डेप्थ की बात कर रहा हूं। एंड सो 1 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और सबसे मजेदार तो यार ये क्वेश्चन लगे मुझे, बहुत ही मजे आए। देखो बहुत ध्यान से समझना, 1 मिनट की गलती, चूक हुई और दुर्घटना घटी। यहां पे आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी दी है और पूछा है सेक्टर। जैसे ही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर की बात होती है तुरंत याद कर लिया करो, प्राइमरी में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरी में सर्विस देना। अब यहां पे पढ़ो क्या लिखा है। अगर यहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता तो यहां पे क्या आना चाहिए था? प्राइमरी। मगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के सब प्रीफिक्स में कुछ लिखा है उन्होंने, तो इसका कोई तो मतलब होता होगा, कुछ तो बदलाव आएगा। यहां उन्होंने स्टोरेज लिख दिया है। स्टोरेज कौन करेगा? मान लेते हैं वेयर हाउस वाला करेगा। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का स्टोरेज वेयर हाउस वाला कर रहा है तो वो तो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो तो एक सर्विस प्रोवाइडर हो गया, तो वो तो टर्शरी में आना चाहिए। समझ पा रहे हो? डेयरी फार्म अलाइड सेक्टर होता है, प्राइमरी में आएगा। फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन, नहीं, आप माइनिंग के बारे में समझ रहे हो, ये माइनिंग की बात नहीं कर रहा है, ये एक्सप्लोर करने की बात कर रहा है। वो तो सर्विस प्रोवाइडर हो जाती है ना कंपनी, तो टर्शरी। वीविंग क्लोथ, क्लोथ को बुनना, कपड़ा बनाएगा, सेकेंडरी। तो 2 3 4 वुड बी द करेक्ट आंसर, तो ओनली 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब एकदम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन देखो यहां पे दिया हुआ है। मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज बताओ, किसी भी चीज को फिक्स्ड कैपिटल कैसे बोलोगे? मान लो अभी मैं एक प्रिंटर मशीन ला दूं, वो बहुत लंबे समय तक रहने वाली है, तो फिक्स्ड कैपिटल हो गई। मगर मान लो मैं किसी से लोन ले आऊं कुछ काम करने के लिए, या जैसे मान लो एक रॉ मटेरियल ले आऊं, तो वो तो कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा प्रोडक्ट बन के, तो वो मेरी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी, है ना। तो टाइम के हिसाब से देखते हैं, चलो आओ देखते हैं। फार्मर का प्लो, अरे भैया वो उसका फिक्स्ड कैपिटल है कि पूरे जीवन भर उसके साथ रहता है, वर्किंग कैपिटल थोड़ी, गलत। कंप्यूटर रोज चेंज करते हो क्या सुबह उठ के कपड़ों जैसे? नहीं, तो वो फिक्स्ड कैपिटल है। यार्न यूज्ड बाय द वीवर, रॉ मटेरियल है, रोज आया रोज बना रोज गया, वर्किंग कैपिटल है, फिक्स्ड नहीं है, ये भी गलत। पेट्रोल, पेट्रोल रोज भरवाते हो गाड़ी में काम पे जाने के लिए, वर्किंग कैपिटल है। सो 2 and 4 वुड बी द करेक्ट आंसर, इसलिए ओनली 2, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की माने तो इनमें से कौन सा लार्जेस्ट सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन के लिए?
अब आपको लग रहा होगा कि यूपीएससी को पहली बार ऐसा लग रहा होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए। क्या लगता है आपको? क्या आपने कभी एसिड रेन का नाम सुना है? एसिड रेन का नाम सुना है तो आपने नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुना है? ये बात यूपीएससी 3 बार पिछले 10 साल में पूछ चुका है, सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। अब मैं आपको दिखाऊंगा पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिर लेके आऊंगा इसके आंसर पे। इसीलिए जब हम रोज सुबह मिलते हैं, आपको एक ही तरीके के क्वेश्चन करने में और उसके आंसर देने में बहुत जोर आता है, मगर उसी क्वेश्चन को यूपीएससी बार बार पूछ रहा है 2016, 2011, 2022। साफ तौर पे देखो, यहाँ पे एसिड रेन पे क्वेश्चन पूछा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आंसर आपके सामने। 2011 का क्वेश्चन देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, विच ऑफ द अबव एमिशंस फ्रॉम कोल कंबशन एट थर्मल पावर प्लांट। अगर आपने इन क्वेश्चंस को करा होता तो एक झटके में इसका आंसर लगाते, एक झटके में। तो चलिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को लेंगे। कुछ बहुत ही बट ऑब्वियस से क्वेश्चन, जैसे राइट टू प्राइवेसी कौन से फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, जैसे इनमें से कौन सा पी फैमिली के अंतर्गत आता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग स्किप कर रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट सेशंस में लेंगे। और साथ ही ऐसे भी कुछ क्वेश्चन को, जैसे 21 जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिस्ट सर्कल, किसमें 12 आवर से ज़्यादा सनलाइट होगी, ये ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट उठाए हुए हैं। साथ ही हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिए। ऋषभ सर ने आपको वर्बेटिज्म एज इट इज जिन क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं सिर्फ वही पोस्ट किए हैं, इनडायरेक्ट वाले तो करे ही नहीं है। सो डू वॉच देम, डू फॉलो द टेलीग्राम चैनल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे। यस, वी डिड इट, हमने कर दिखाया। वी डिड इट इन द पास्ट ऑल्सो, वी विल डू इट इन द फ्यूचर ऑल्सो। दोस्तों, ये जो हमने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, जिसको अभी हम देखेंगे, ये पॉसिबल हो पाया है हमारे कंसिस्टेंट एफर्ट्स के कारण और हमारे डिसिप्लिन को मेंटेन करने के कारण। दोस्तों, कोई आसान बात नहीं होती है, इसके लिए रोज अपने मन को मारना पड़ता है। जब हम रोज सुबह उठ के न्यूज़पेपर को एनालाइज करते थे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस एडिटोरियल को, इस आर्टिकल को किस तरीके से पढ़ें, उस शिद्दत से की गई मेहनत का ये रिजल्ट है। हम रोज सुबह उठ के अपने मन को मार के देखने की कोशिश करते थे कि हम कहां पे पिछड़ रहे हैं। हम करंट अफेयर्स, इसको स्टैटिक से कैसे लिंक करें, आज स्टैटिक के कौन से टॉपिक को इस तरीके से पढ़ें कि प्री और मेंस के लिए हम कवर करें, ये उस शिद्दत से की गई मेहनत का रिजल्ट है। जब हम एग्जाम से 5 महीने पहले रोज एमसीक्यू सेशंस में आते थे, उसको अटेम्प्ट करते थे, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करते थे, देखते थे कि हमारा कॉम्पिटिटर हमसे कहां पे एज ले रहा है और हम कहां पे पिछड़ रहे हैं, उसको सही करते थे। ये उस शिद्दत से की गई मेहनत का रिजल्ट है। ये रिजल्ट है उन माइंड मैप्स, उन शॉर्ट नोट्स का, जो हमने लगातार बिना रुके, बिना थके 12 महीने बनाए, ताकि एग्जाम के आखिरी 3 महीने उसे इतने रगड़ के पढ़ सकें कि उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। ये उस शिद्दत से की गई मेहनत का रिजल्ट है। तो दोस्तों, बाकी बातें हमारा रिजल्ट बताएगा। एज इट इज सेड, रिजल्ट स्पीक्स। तो अब हम देखेंगे कि हमने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया वो कैसे किया, और नए लोग जो इस चीज को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं हर कोई इससे इंस्पिरेशन ले, वो देखे, सीखे, समझे किस चीज को कहां से, कैसे, कितना पढ़ना है, और उस चीज को सीख के इंप्लीमेंट करें। रिजल्ट निकालना आसान है अगर आपको कोई सही दिशा बताए, आपको कोई सही तरीके से पढ़ने का तरीका बता दे। बस यही कोशिश रहती है साल भर इन सब चीजों की मदद से, भले ही वो न्यूज़पेपर का सुबह उठ के एनालिसिस हो आपके साथ, भले ही वो लाइव सेशन, मेंटरशिप सेशंस हो एग्जाम के पहले, या आपको माइंड मैप्स प्रोवाइड करवाना, यही शिद्दत से मैं आप लोगों के लिए साल भर मेहनत करता हूं और उसी का रिजल्ट हम लोगों ने यहां पे प्रोड्यूस करके दिखाया है। तो मैं चाहता हूं कि इसे सारे ही लोग बहुत अच्छे से सीखें, और न सिर्फ सीखें, अपने दोस्तों में भी इस चीज को शेयर करें। एज इट इज सेड, शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट निकाले कैसे जाते हैं।